नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बार चीन की पीएलए सेना को मुंह की खानी पड़ी है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प में भारतीय सेना की दृढ़ता के कारण चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना के भी आधा दर्जन सैनिक घायल हुए हैं। घटना के बाद भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि सीमा पर शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों के कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर की रात को चीन के 300 से 400 सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी से तवांग सेक्टर के यांगसे में भारतीय सेना की कई लोकेशन पर एक साथ हमला किया। खबरों में तो चीनी सैनिकों की संख्या 600 तक बताई गई है। हमले के दौरान चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी की। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन हाथापाई जरूर हुई है। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक पूरी तैयारी से भारतीय सेना पर हमला करने आए थे, लेकिन भारतीय सेना ने पीएलए सेना को एलएसी से खदेड़ दिया। तवांग में हुई हिंसक झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर को यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आईं। राजनाथ सिंह ने आगे ये भी कहा कि मैं इस सदन को ये बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस घटना के बाद चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया है और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। तो वहीं संसद भवन में हुए आतंकवादी हमले की आज 21वीं बरसी है। 13 दिसंबर को 21 साल पहले लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। आज ही के दिन संसद भवन पर उस समय आतंकी हमला हुआ था जब शीतकालीन सत्र चल रहा था। पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने संसद भवन परिसर में घुसकर गोलीबारी की थी और इस आतंकी हमले में देश के 9 वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके संसद भवन में घुसने के मंसूबे को नाकाम कर दिया था। हमला उस वक्त हुआ जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई थी।
उसी समय गोलियों की गड़गड़ाहट से संसद परिसर गूंज उठा। सुबह के वक्त सफेद रंग की एम्बेसडर कार में मौजूद जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ संसद भवन में घुस गए थे। परिसर में आतंकियों की एम्बेसडर कार ने उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी को हड़बड़ी में टक्कर मार दी, जिससे सुरक्षा कर्मियों को उन पर शक हुआ। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, कार में सवार आतंकियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। उसके बाद संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। संसद पर हमले की आज 21वीं बरसी है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी दमोह जिले में पटेरिया के निवास से की गई। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पन्ना पुलिस पटेरिया को लेकर रवाना हो गई है। वहीं कांग्रेस पटेरिया के इस बयान से पूरी तरह अलग कर लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे बयान स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को उनके निवास हटा से पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पन्ना पुलिस ने सुबह 4 बजे उनका घर घेर लिया था और 5:30 बजते ही राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पटेरिया को पवई थाना लेकर पहुंची है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश केंद्र बनाने के लिए आगामी फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए सक्रिय हो गई है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। ये प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे में वहां पर निवेशकों को यूपी में मिलने वाली सुविधाओं, संसाधनों, विकास और अन्य जरूरी चीजों की जानकारी देंगे। तो वहीं घाटशिला कॉलेज में सोमवार को आयोजित शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी के दौरान भौतिक विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए रॉकेट में कुछ गड़बड़ी होने से विस्फोट हो गया। इस घटना में आसपास मौजूद लगभग 11 छात्रों को आंशिक चोट आई है। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। विस्फोट में एक छात्रा कुलसुम परवीन गंभीर रूप से घायल हुई है। चिकित्सकों ने बताया कि अचानक प्रेशर डाउन होने से वो अचेत अवस्था में है। घटना के संबंध में इंटर के शिक्षक मोहम्मद शाहिद इकबाल ने बताया कि मॉडल प्रदर्शनी के दौरान रॉकेट का मॉडल तैयार किया गया था, जिसका पहले पूरी तरह परीक्षण किया गया। परीक्षण सफल होने के बाद सोमवार को इसे प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। अतिथियों द्वारा अवलोकन किए जाने के दौरान छात्रों ने बताया कि ये रॉकेट उड़कर ऊपर फटता भी है। इसके बाद खुली जगह में इसे उड़ाने की तैयारी चल ही रही थी कि किसी दूसरे बच्चे ने उड़ने की बजाय फटने वाला बटन दबा दिया और इसके कारण जमीन पर ही रॉकेट फट गया और आसपास खड़े बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिससे उन्हें हल्की चोटें आई हैं। खतियानी ज्योहार यात्रा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार की रात लोहरदगा पहुंचे। सीएम के साथ राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, गुमला विधायक भूषण तिर्की और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव भी लोहरदगा आए हैं। यहां पर मुख्यमंत्री मंगलवार को लोहरदगा में खतियानी ज्योहार यात्रा करेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। इधर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य सभी तैयारियों की समीक्षा करके संबंधित को जरूरी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री का मंगलवार को लोहरदगा में दिन भर का कार्यक्रम है, जिसमें प्रमुख रूप से खतियानी ज्योहार यात्रा के अलावा जिला परिषद कार्यालय परिसर में लोहरदगा और गुमला जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास की समीक्षा बैठक है। मैंने तो आज गुमला जिला में देखा अपार जन समर्थन। मैंने स्वतः लोग सड़क पर निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जो कि एक झलक देखने के लिए, और मुख्यमंत्री भी पूरा लोगों के बीच में गाड़ी से उतर के एक लोगों के हर जगह सभी लोगों से मिलना,
इसे साफ जाहिर लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। वो निर्णय यहाँ के लोग उस निर्णय को समझ रहे हैं और इसके ये आपके अपार जन समर्थन से ही पता चलता है। ये हम काफ़ी लोहरदगा के लिए आज गौरव की बात है। इसलिए गौरव की बात है कि जो जिस निमित्त झारखंड बना, और एक बहुत ही प्रचलित वाक्य है, झारखंडियों के क्या पहचान होती है, 132 का खतियान। और जिस प्रकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 32 का खतियान यहाँ से विधानसभा से पारित हुआ है कि ऐतिहासिक पल रहा है, और इस निमित्त खतियानी जिसे जोहार यात्रा जो यहाँ पे निकाली जा रही है उस निमित्त आए हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो वहीं महिला शक्ति के नाम रहा भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार का दिन। सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा में महिला शक्ति देखने को मिला, जहां यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं चलीं। सुबह के सत्र में तेजाजी महाराज मंदिर से पीपलवाड़ा तक पदयात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा समेत हजारों महिलाएं शामिल हुईं और इस दौरान प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो सपेरा ने मनमोहन प्रस्तुति भी दी। सुबह के सत्र में चलते हुए राहुल गांधी ने मुख्य रूप से 2 समूहों के साथ बातचीत की। पहली बातचीत भारत ज्ञान विज्ञान समिति के प्रतिनिधियों के साथ हुई। इन लोगों ने राहुल गांधी को केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की खामियां बताईं। उनका कहना था कि केंद्र सरकार शिक्षा का केंद्रीयकरण कर रही है, जबकि इसका और विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। दूसरी बातचीत कोटा के किन्नर समाज के लोगों के साथ थी। उन लोगों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने किन्नर समाज के उत्थान के लिए 10 करोड़ का बजट जारी किया है। बजट का ये पैसा सही तरीके से समाज के लोगों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही किन्नर समाज के उत्थान के लिए सरकार जो योजनाएं चलाती है उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर ढंग से प्रचार प्रसार भी किया जाए। इस मौके पर राज्य सरकार में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई की सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड दिया जा रहा है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 25% सब्सिडी के साथ महिलाओं के लिए 1 करोड़ तक लोन का प्रावधान है। ऐसी कई अन्य योजनाएं भी महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। इस मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायतों में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास करवाया था। वो बिल आज भी लोकसभा में पड़ा हुआ है। मोदी सरकार को 8 साल हो गए, इन्होंने अभी तक इसे पारित करने का प्रयास नहीं किया है। तुम्हें जो करना है कर लो, रोजगार मिले ना मिले मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4 साल मिलेंगे, 4 साल के बाद आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रामगढ़ नगर पालिका ने लोगों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने को कहा है। भारत जोड़ो यात्रा अलवर दिल्ली हाईवे से होते हुए रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पहुंचेगी, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए तहसीलदार धीरेन्द्र करदम व नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारियों ने भारी पुलिस के साथ अलवर दिल्ली हाईवे रोड से अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। JCB की मदद से दुकानों के आगे बने चबूतरों को हटाया गया और कुछ दुकानों के आगे रखे सामानों को जब्त किया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई को देखते हुए दुकानदारों में हड़कंप सा मच गया। दुकानदार खुद ही अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए। बस स्टैंड पर अस्थायी अतिक्रमणकारियों ने हाईवे रोड बिल्कुल जाम कर रखा था। अतिक्रमण के कारण बस स्टैंड पर आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता था। अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद ना हो, इसीलिए भारी बल के साथ पुलिस भी मुस्तैद रही। शहर में जो मुख्य मार्ग हैं सिटी के, वो लोगों ने टेम्परेरी अतिक्रमण करके उनको अवरोध कर रखा है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इस वजह से हमने नगर पालिका द्वारा 2 दिन पहले मुनियादी करके पूरे शहर के लोगों को सूचित कर दिया गया था। तो नगर पालिका के द्वारा साहब के द्वारा साथ में पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके हम टेम्परेरी अतिक्रमण को हटा रहे हैं, जिससे अवरोधक पैदा नहीं हो आवागमन।
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जन आक्रोश यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक अनीता बघेल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा राजस्थान में चल रही जन आक्रोश यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस सरकार के राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार से जनता अब तंग आ चुकी है। भ्रष्टाचार की बानगी राजस्थान के पीपलखूंट में 1000 करोड़ रुपए की लाइमस्टोन की माइंस को गहलोत सरकार ने मार्बल की माइंस बताकर सिर्फ 5 करोड़ रुपए में ऑक्शन करके अपने चहेतों को दे दी। शेष बचा हुआ राजस्व यदि सरकार के खजाने में आता तो राजस्थान के विकास की योजनाओं में काम आता। गहलोत सरकार ने सिर्फ पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय प्रचलित योजनाओं के नाम बदले हैं। बघेल ने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, जिसकी वजह से राजस्थान के विकास की गति बंद हो चुकी है। कांग्रेस सरकार जनता से वादों को नहीं पूरा कर उनके साथ वादा खिलाफी कर धोखा दे रही है। जब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था की बदहाली से मालूम चलता है कि मार्च 2019 तक प्रति व्यक्ति कर्ज 38,000 रुपए था, जो वर्तमान में दुगना होकर लगभग 70,000 रुपए हो गया है। यदि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसी गति से चलती रही तो 2023 तक प्रति व्यक्ति कर्जा 86,000 रुपए हो जाएगा। बघेल ने आगे ये भी कहा कि राजस्थान में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में कई वेलफेयर योजना बंद कर दी, साथ ही 3 वर्षों से किसानों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को भी बंद कर दिया गया। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम पूरी देश में सबसे अधिक हैं। बघेल ने कहा कि आज पूरे देश में सबसे अधिक मंडी टैक्स राजस्थान के किसानों पर लगाया गया। बिजली की दरें महंगी होने से नए व्यापारियों ने कोई भी नई यूनिट राजस्थान में नहीं लगाकर दूसरे राज्यों में लगा रहे हैं। वर्ष 2021 और 22 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हर उपखंड मुख्यालय में औद्योगिक इकाइयां विकसित करेंगे, लेकिन वर्तमान में 144 उपखंड मुख्यालय ऐसे हैं जहां कोई औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं हुई। राजस्थान सरकार पर 2019 में कर्जा लगभग 3,03,600 करोड़ रुपए था, जो 2022 में उसका दोगुना हो गया है। जितना कर्जा 70 वर्षों में नहीं लिया गया, उतना अशोक गहलोत सरकार ने मात्र 3 वर्षों में लिया है। वर्ष 2022 और 23 में प्रदेश पर कर्जा 5,80,000 करोड़ हो चुका है। यदि सरकार कर्जा यूं ही लेती रही तो वर्ष 2023 और 24 में 7,18,000 करोड़ हो जाएगा। कांग्रेस सरकार के वर्तमान काल में 2,76,000 से ज्यादा कर्जे का भार डाल चुकी है। कर्जा 2019 की तुलना में 136% बढ़ गया है। कर्ज को लेकर आरबीआई ने राजस्थान सरकार को कई बार आगाह किया, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं चेती। बघेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक इंडस्ट्रीज पर विभिन्न टैक्स और सेस का भार डाल दिया है। व्यापारी टैक्स चुकाएं, नए नए फॉर्म भरें या अपना उद्योग जारी रखें, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल सेस के रूप में 1% टैक्स, फायर के रूप में 400 रुपए प्रति मीटर का सेस और साथ ही यूडी शहरी टैक्स का भार और अन्य कई प्रकार के टैक्स व्यापारियों पर लगा दिए गए हैं। बघेल ने आगे ये भी कहा कि राजस्थान के व्यापारी राज्य से अपने व्यापार को दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हैं। नए निवेशक राजस्थान में नहीं आना चाहते क्योंकि व्यापारियों में ये संशय बना हुआ है कि कब यहाँ मुख्यमंत्री बदल जाए, ये किसी को नहीं पता। केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था जहां सकारात्मकता की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को डुबोने की कगार पर लेकर आ गई है। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन करने का ऐलान किया है। गर्जना रैली में जिले के 254 ग्राम पंचायतों से करीब 4,000 पुरुष व 1,000 महिला किसान भी शामिल होंगी। गर्जना रैली को सफल बनाने के लिए अभी तक 150 ग्राम पंचायतों में बैठक हो चुकी है। किसान 18 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारतीय किसान संघ के मुताबिक किसान के लिए कृषि घाटे का साबित हो रही है। वो किसान कर्ज में डूब रहा है। अगर किसान खेती से दूर हो गया तो देश में अन्न संकट पैदा हो जाएगा। किसान की जेब में पैसा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। किसानों के आर्थिक हालात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई
तो गांव से दूध, सब्जी, सारी चीजें शहर नहीं पहुंचेंगी। भारतीय किसान संघ नेताओं का कहना है कि उनका संगठन लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर अपने स्थापना काल से ही आंदोलन कर रहा है, लेकिन किसानों को अपने उत्पादों की इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है। सरकार एक तरफ प्राकृतिक खेती की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जीएम और बीटी बीजों को अनुमति दे रही है, जो कि सरकार की नीति का विरोधाभास है। ऐसे में जीएम सरसों की भारत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली को लेकर जो दिल्ली पहुंचेंगे, लगभग 5000 लोगों का लक्ष्य है। 100 बसों के माध्यम से यहाँ किसान पहुंचेंगे जिले भर से, और किसानों की मांग है कि कृषि आदानों पे जो जीएसटी लग रहा है वो समाप्त किया जाए और किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी की जाए। दिल्ली के अंदर पूरे देश भर का किसान लाभकारी मूल्य को लेकर के एक केंद्र सरकार के खिलाफ किसान गर्जना रैली के माध्यम से दिल्ली में रामलीला मैदान में गरजने वाला है। उसको लेकर के, उसकी तैयारियों को लेकर के और उसी संदेश को देने के लिए आज हमारी प्रेस वार्ता थी जो यहाँ आयोजित की गई, और इसी के निमित्त पूरे ज़िले से हज़ारों की संख्या में सैकड़ों बसों के माध्यम से किसान दिल्ली जाने वाला है। और सबसे विशेष बात यह है कि दिल्ली में कई प्रकार के आंदोलन हुए, लेकिन इस आंदोलन में जितने लोग जा रहे हैं वो बिना किसी फंडिंग के स्वयं के खर्चे से जा रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन दिल्ली सरकार के ऊपर भारी पड़ने वाला है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती शाहपुरा थाना क्षेत्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गुल मोहम्मद यूपी के टिबड़ी गांव का रहने वाला है। आरोपी गुल मोहम्मद वर्तमान के अलवर जिले के खुदनीपुरी इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। आरोपी खुद और अन्य लोगों से फोन करवाकर ठगी की वारदात को अंजाम देता है। शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कृष्णिया ने बताया कि 17 सितंबर को शाहपुरा के वार्ड संख्या 2 निवासी सतवीर जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अलग अलग नंबर्स पर 93,997 रुपए फोन पे करवाकर ठगी कर ली। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के निर्देश पर शाहपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एएसआई भोलाराम, हेड कांस्टेबल निहाल सिंह, यज्ञवीर सिंह, कांस्टेबल महेश, प्रेम प्रकाश, अशोक और राकेश की टीम गठित की गई। गठित टीम ने तकनीकी संसाधनों की सहायता से आरोपी गुल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी स्वयं और अन्य लोगों के अलग अलग नंबर से फोन पे करवाता था और तथा अपने खाते में लोगों से फोन पे के जरिए रुपए ट्रांसफर करवाकर ठगी कर लेता है। इसके बाद आरोपी उन रुपयों को दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से इसी को लेकर पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना मिली कि बरारी स्थित विक्की यादव अपने घर में जिस्म फरोशी या फिर सेक्स रैकेट का धंधा चला रहे। जैसे ये सूचना मिली, हम छापामारी टीम का गठन किया गया। उसमें सीआईटी के जवान भी और लोकल थाना के जवान भी शामिल थे। जब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो महिला पदाधिकारियों के साथ समक्ष भी हमने जब छापामारी की तो वहाँ पे विक्की यादव और सुरेश यादव और एक महिला अभियुक्त, इनका नाम है बीबी रुखसार, ये जो बीच में पिंप या फिर दलाल का काम करते हैं, ये वहाँ पे 2 महिलाएं रखे हुए थे। 2 महिलाएं जो पीड़ित महिलाएं थी उन्हें भी यहाँ से मुक्त कराया गया है और उनके बयान पे इन सभी लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अबरार पवार खाजूवाला पहुंचे और खाजूवाला सीएचसी में ब्लॉक स्तर की बैठक ली। बैठक से पूर्व उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जिसमें ओपीडी, महिला व शिशु वार्ड में पहुंचकर अनेक वार्ड्स का निरीक्षण किया गया। अबरार का पहली बार खाजूवाला पहुंचने पर चिकित्सकों द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर फीडबैक लिया गया। चिरंजीवी योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए इससे जुड़ने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। दंतोर में घटते लिंगानुपात को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर अबरार गंभीर नजर आए और इसको लेकर भी चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल व झोला छाप पर भी कार्रवाई के मामले पर सीएमएचओ ने कहा कि समय रहते संभल जाएं, वरना विभाग के द्वारा ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मेरे कार्यकरण के बाद ये पहली जो ब्लॉक मीटिंग में मैं शामिल हुआ, तो हालांकि ब्लॉक खजूवाला ब्लॉक अच्छा कार्य कर रहा है। डीसीएम साहब यहाँ सीएससी प्रभारी और पूरी जो हमारी टीम है सीएससी पीएससी के सभी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह खजूवाला को श्रेष्ठ रखा जाए जिले में।
अभी इस दफ़ा जो रैंकिंग जारी हुई उसमें खजवाला ब्लॉक का द्वितीय स्थान मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये और मेहनत करेंगे तो अगली बार जो DHS हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग होती है जिला स्तर पर, उस प्रथम स्थान का जो इनको शील्ड मिलेगी। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।